हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अर्थात ऊर्जा का रूपांतरण एवं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का रूपांतरण। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का रूपांतरण क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी कई रूप्स में पाई जाती है, डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लाइट एनर्जी अलग होती है और सोलर एनर्जी अलग होती है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कई एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एनर्जी के एक स्वरूप को किसी दूसरे स्वरूप में बदल सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल। और ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने को हम ऊर्जा का रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अर्थात ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, एक रूप से किसी दूसरे रूप में या फॉर्म्स में बदलना ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। और जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा का रूपांतरण सदैव ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। अर्थात ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने पर कुल ऊर्जा की मात्रा निश्चित रहती है, लेकिन ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? तो इसका आंसर है हाँ, ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार होता है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ऊर्जा के रूपांतरण के, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के। सबसे पहले हम लेते हैं विद्युत बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब को। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? किस ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? विद्युत बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब, लैंप। विद्युत बल्ब कब कार्य करता है? जब विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है इसको, या विद्युत धारा प्राप्त होती है। मेनली विद्युत बल्ब या जो एलईडी हुई, ट्यूबलाइट हुई, ये सारी जो डिवाइस होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं बिजली से, ये सारी डिवाइस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती हैं। इसमें विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बदलती है। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी, ये सारी युक्ति क्या करती हैं? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कोई दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे सेल, ये जो आप टॉर्च वगैरह में यूज़ करते हैं, रिमोट वगैरह में यूज़ करते हैं, सेल। ये सेल क्या करता है? ये सेल मुख्यतः जो इसके अंदर पदार्थ होता है, वह पदार्थ कौन सा होता है? रासायनिक पदार्थ होता है। और सेल रासायनिक ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
अब क्वेश्चन आता है क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाए? तो इसका आंसर है हाँ, विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाए? रासायनिक ऊर्जा में। तो जब आप अपने घरों में देखते हैं तो इसमें इन्वर्टर लगे होते हैं जिसमें बैटरी होती है। बैटरी में होता क्या है कि जो विद्युत ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। बैटरी और सेलों का जो समूह होता है उसे हम बैटरी कहते हैं। जब आप अपनी बैटरी देखेंगे तब इसमें बहुत सारे प्लस माइनस लगे रहते हैं जो कि श्रेणी क्रम में अटैच रहते हैं। तो ये भी बैटरी या सेल होता है, क्योंकि जो सेल यहाँ पे आप देखते हैं 2 बार आया है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। क्योंकि जो सेल होते हैं, सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहले सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो जाते हैं उन्हें हम फेंक देते हैं, वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल, जो रिचार्जेबल सेल होते हैं। रिचार्जेबल सेल जब ये चार्ज होते हैं, जब ये काम कर रहे होते हैं, तब ये क्या करते हैं, तब ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और जब इन्हें हम चार्ज करते हैं तब क्या होता है, तब ये सेल विद्युत ऊर्जा के लिए रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये इस तरह से काम करते हैं। ये सेल द्वितीयक सेल कहलाते हैं और ये वाले सेल प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और जो रिचार्जेबल सेल होता है वह ये दोनों कार्य करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद फिर से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा और काम करेगा। क्लियर हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है इसमें, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वह आता है डायनमो। डायनमो ये गाड़ियों में यूज होता है और गाड़ियों में बिजली उत्पन्न करता है। कोई भी व्हीकल, चाहे मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो, सभी में डायनमो होता है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा जो इसके यांत्रिक कार्य से उत्पन्न हो। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो साइकिल वगैरह में आपने देखा हो, काफ़ी पहले डिवाइस आती थी, इसके टायरों में लगा दी जाती थी और जब इसको हम टायर से टच कराते थे तो साइकिल के आगे लाइट जलने लगती थी, जो कि डायनमो का एक छोटा रूप होता था। अब क्वेश्चन आता है, क्या इसका उल्टिया पॉसिबल है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाए? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो आप इसके लिए कोई भी एक पंखा वगैरह देख सकते हैं जिसमें कि विद्युत मोटर होती है। एक क्या करती है विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यदि आप इसका आंसर पंखा लिख देते हैं सही हो जाता है, विद्युत मोटर लिख देते हैं तब भी सही हो जाती है। तो विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। पंखा जो चलता है ना, ये पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्लियर हो जाता है। इसके बाद क्या ये पॉसिबल है कि हम विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल दें या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दें? तो इसका आंसर है हाँ, ये भी पॉसिबल है कि जब आप लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं तो आप एक कोई चीज़ हाथ में लेते हैं जिसमें आप हेलो हेलो बोलते हैं। इस चीज़ का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है माइक्रोफोन। और जिससे इसकी
आवाज़ आपको सुनाई देती है, जो आप माइक में बोलते हैं, जिसे आप लोग माइक कहते हैं, इसको वास्तव में बोलते हैं माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन करता क्या है? आप जो बोलते हैं ये ध्वनि ऊर्जा है। लाउड स्पीकर से जो आपको सुनाई दे रही है, नहीं नहीं, गलत हो रहा है यहाँ पे, जो आप बोलते हैं ये ध्वनि ऊर्जा है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और ये विद्युत ऊर्जा विद्युत संकेतों के रूप में लाउड स्पीकर तक जाती है, जहाँ पर ये लाउड स्पीकर इस विद्युत ऊर्जा को फिर से ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। माइक्रोफोन जिसे आप माइक कहते हैं, माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन या माइक ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर जिससे आपको आवाज सुनाई देती है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में पुनः बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को फिर से ध्वनि ऊर्जा या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देखते हैं कि ये भी पॉसिबल होता है कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल जाती है एक डिवाइस के द्वारा, और दूसरी डिवाइस फिर से उसी ऊर्जा को पुनः पहली प्रकार की ऊर्जा में बदल देती है। जैसे सेल, डायनामो और विद्युत मोटर, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर, ये तीनों जो मैंने बताई हैं ये एक दूसरे के अपोजिट कार्य कर रही हैं। अपोजिट मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सेल बदल रहा है, तो बैटरी क्या कर रही है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इसके बाद और इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे आप कभी लाइट वगैरह जब चली जाती है तो आजकल अपन लोग इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन पहले किसका यूज़ होता था? कैंडल वगैरह का। तो कैंडल किस प्रकार की ऊर्जा को यूज़ करती है? कैंडल या मोमबत्ती। कैंडल या मोमबत्ती। कैंडल वैक्स या मोम से बनी होती है, जो कि रासायनिक पदार्थ है, और जब इसे हम जलाते हैं तब ये लाइट उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। तो क्या मतलब हुआ कि जो कैंडल है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। कैंडल रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। इसके बाद और भी इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई तबला हुआ, कांगो हुआ, सितार, ये सारे वाद्य यंत्र हैं। जो बजाए जाते हैं संगीत उत्पन्न करने के लिए। ये सारे वाद्य यंत्र, इनमें जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, जो हम कार्य करते हैं, बजाते हैं ना, तबले के लिए पीटते हैं, सितार में तार के लिए वाइब्रेट कराते हैं, कंपन कराते हैं तार में, तो इन सारे कामों में हम क्या करते हैं? कुछ कार्य करते हैं। ये कार्य क्या है? यांत्रिक कार्य है। तो कौन सी ऊर्जा हुई? यांत्रिक ऊर्जा। ये सारे यंत्र यांत्रिक ऊर्जा के लिए ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं।
यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा के लिए ध्वनि ऊर्जा में बदल देते हैं। अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ही पढ़ रहे हैं, अभी इसमें और भी एग्जाम्पल हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ऊष्मीय इंजन। ऊष्मीय इंजन जो ऊष्मा से चलते हैं। ऊष्मीय इंजन और ऊष्मा से चलने वाले इंजन, ज़रा थोड़ा समझना है यहाँ पे बेटा। जो ऊष्मीय इंजन पहला तो होता है इसमें भाप इंजन, अभी रेलवे में चलता था भाप इंजन। फेयरी क्वीन है इंडिया में चलने वाला, अभी भी भाप इंजन है जो चलता है, फेयरी क्वीन। भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, इसका आविष्कार पेट्रोल इंजन का निकोलस ऑटो ने किया था, इसीलिए ऑटोमोबाइल नाम आया है। इसके बाद आता है डीजल इंजन। डीजल इंजन जो गाड़ियाँ डीजल से चलती हैं या जो इंजन डीजल से चलते हैं वो डीजल इंजन कहलाते हैं। इसका आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। ये सारे ऊष्मीय इंजन हैं और ये सारे ऊष्मीय इंजन करते क्या हैं, किस आधार पर कार्य करते हैं? ये ऊष्मा के लिए यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऊष्मा, भाप इंजन ये भी ऊष्मीय इंजन है। पेट्रोल इंजन, पेट्रोल जलता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये ऊष्मा किस में बदल जाती है? यांत्रिक कार्य में, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में। ये सारे इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये सारे इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अब आप सोचते हैं कि वर्तमान में ईवी आने लगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या करती हैं, किस ऊर्जा को किस में बदलेंगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई ईंधन तो उसमें जलता नहीं है, सिर्फ बैटरी होती है। और बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा रहेगी पता है आपको? रासायनिक ऊर्जा। और जब बैटरी से गाड़ी चलेगी तो क्या होगा? जो बैटरी की रासायनिक ऊर्जा है वह किस ऊर्जा में बदलेगी? यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा कौन सी रहेगी? गतिज ऊर्जा। क्लियर हो जाता है? यदि ये गाड़ियाँ गति करती हैं तो वो गतिज ऊर्जा भी हो जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा। पॉइंट क्लियर हो जाता है। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती हैं या रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं। कौन सी यांत्रिक ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी यांत्रिक ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि सौर ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। यदि बच्चों से पूछा जाए कि सौर ऊर्जा क्या है, प्रकाश ऊर्जा क्या है, तो अधिकांश बच्चे इसको एक ही समझते हैं, लेकिन वास्तव में सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये दोनों अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? सूर्य से। लाइट एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी? किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट से। जो ऑब्जेक्ट प्रकाश उत्पन्न करता है वह लाइट एनर्जी है। जैसे बल्ब लाइट एनर्जी दे रहा है, सौर एनर्जी नहीं दे रहा है। पॉइंट क्लियर? सौर एनर्जी में हीटिंग इफेक्ट भी होता है, लेकिन कई बार आप देखते हैं कि जो लाइट एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी में हीटिंग इफेक्ट कम होता है। तो अब इसको देखते हैं आप। सौर ऊर्जा ये कहाँ से आती है? सूर्य से। सौर ऊर्जा सूर्य से। इसमें ऊष्मीय प्रभाव भी होता है और जो ऊष्मीय प्रभाव है वह अवरक्त किरणों के कारण होता है।
इनका जो ऊष्मीय प्रभाव है वह कौन सी किरणों के कारण रहेगा? अवरक्त किरणों के कारण या इंफ्रारेड किरणों के कारण? अवरक्त या इंफ्रारेड रेस के कारण इनमें होता है। प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी किसी भी प्रकाशित स्रोत से उत्पन्न होती है। प्रकाश ऊर्जा किसी भी प्रकाशित स्रोत से। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। प्रकाशित स्रोत एलईडी हुई, ट्यूबलाइट हुआ, बल्ब हुआ, तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होगा? सौर ऊर्जा के द्वारा, प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कि दोनों के द्वारा? तो जो प्रकाश संश्लेषण है दोनों प्रकार की लाइट में होता है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कोई डिवाइस है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो आपको पता ही होगा आजकल सोलर प्लेट चलने लगी हैं। सोलर प्लेट करती क्या है? सौर ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं। सोलर प्लेट, सोलर प्लेट जो कि आजकल छतों पे लगने लगा है, ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। फिर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता? पॉइंट क्या आया? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति ये कहलाती है प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इसमें आपको ध्यान देना है, जिससे कि आपका कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वह क्रस नहीं होगा आपका, और एक क्लियर आपको यहाँ पे समझ में आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायनमो क्या करता है? सिंपल सा आंसर है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या क्वेश्चन इस तरह भी दे सकते हैं कि कोई ऐसी दो युक्तियां लिखें जो परस्पर विरोधी ऊर्जाओं को कन्वर्ट करती हों। तो विरोधी ऊर्जाओं को कन्वर्ट करने के लिए आप डायनमो और विद्युत मोटर, ये दोनों का एग्जाम्पल है। क्लियर हो जाता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अपना एक सेकंड पॉइंट है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसको भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, जिससे कि ये दोनों टॉपिक अपने यहीं पर क्लियर हो जाते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, नॉर्मली ये यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी पिंड की या किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी नियत रहती है।
क्वेश्चन आता है कैसे नियत रहेगी, तो इसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं हम कि जो कोई एक वस्तु है, यहाँ पर आप इसको देखें, ये वस्तु पृथ्वी तल है, ये अपना पृथ्वी तल कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, क्लियर है, और h ऊंचाई तक जिस बिंदु पर है वह बिंदु है A, और पृथ्वी तल के लिए हमने नाम दे दिया बिंदु C, और A और C के बीच में एक बिंदु है B, क्लियर है। अब यहाँ पे आप समझें, एक वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखा गया है, और जब यह वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तब गिरते समय यह x दूरी तय कर लेती है, और x दूरी तय करके यह बिंदु B पर आ जाती है। तब बिंदु B की पृथ्वी तल से हाइट कितनी होगी, तो ये हाइट आएगी यहाँ तक, और जब इस पूरी हाइट के लिए हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, h माइनस एक्स कर देंगे, इसको h माइनस एक्स कर देते हैं, पॉइंट क्लियर हो जाता। तो अब देखते हैं, सबसे पहले बिंदु A पर यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा नियत होती है, और यांत्रिक ऊर्जा क्या कहलाती है ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। बिंदु A पर वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा इसको लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होती है। तो इसकी A पर गतिज ऊर्जा निकालते हैं, A पर गतिज ऊर्जा, चूंकि वस्तु A बिंदु पर रखी हुई है, वस्तु A बिंदु पर रखी हुई है, इसमें कोई गति नहीं है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 0। बिंदु A पर गतिज ऊर्जा 00, और A पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी इसकी, ऊंचाई के बराबर mgh, क्योंकि जो ऊंचाई होती है वह स्थितिज ऊर्जा को निर्धारित करती है। तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी बिंदु A पर, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 प्लस mgh इक्वल टू mgh। तो A पर यांत्रिक ऊर्जा me A बिंदु पर कितनी आई है, mgh, पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके बाद बिंदु B पर हम वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा निकालते हैं। तो जब आप बिंदु B पर देखेंगे तो देखेंगे कि बिंदु B पर वस्तु गति की अवस्था में है, क्योंकि वस्तु गिर रही है, और कितनी दूरी गिरी हुई है, वस्तु x दूरी गिरी हुई है, या x दूरी वस्तु चल चुकी है, और वस्तु बिंदु B पर पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो h माइनस x ऊंचाई पर है। तो अब यहां पर देखते हैं, बिंदु B पर यांत्रिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल आप इसको कैसे भी कर दें, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले निकालते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी। बिंदु B पर
काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी बी स्क्वायर। यहाँ पे जो स्मॉल बी दिया है, ये दिया है बिंदु बी पर वस्तु का वेग, अर्थात हमें बिंदु बी पर वस्तु का वेग ज्ञात होना चाहिए, तभी हम इस वस्तु की गतिज ऊर्जा निकाल पाएंगे। तो अब हम गिरती हुई वस्तु का वेग किस फार्मूला से निकालते हैं, इसको देखते हैं। तो गति का तृतीय समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इक्वेशन कैसे आया है। तब वी बी स्क्वायर इक्वल टू यू प्रारंभिक वेग है, और प्रारंभ में वस्तु विरामावस्था में है, तो यू का मान 0 आएगा। ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2gh। h क्या है? वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। कितनी दूरी वस्तु ने चली है? x। तब h की जगह पे क्या लिखना है? हमें x लिखना है। ये आ जाता है 2gx, यानी वी बी स्क्वायर इक्वल टू 2gx। पॉइंट क्लियर? तब इसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी? हाफ एम 2gx, 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, और इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है mgx। ये आ जाती है इसकी काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट क्लियर? अब इसके बाद हम बिंदु बी पर, अभी हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए, स्थितिज ऊर्जा भी चाहिए है, तो अब हम इसकी बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। इसको रफ किया, ये क्या निकाला? बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा। अब बी बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgx से निकलेगी, और h क्या है? इसमें ऊंचाई है। इसमें h क्या था? चली हुई दूरी, गिरते समय चली हुई दूरी। यहाँ पे गति के द्वितीय समीकरण से यहाँ पे mgh और h इक्वल टू यहाँ पे h माइनस x आएगा। जितनी दूरी पर वस्तु है, ये सूत्र होता है इसका। तब PE इक्वल टू mgh माइनस x। तब PE इक्वल टू mgh माइनस mgx, इतना आ जाता है। और तब बिंदु बी पर मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस बिंदु बी पर काइनेटिक एनर्जी, बी पर काइनेटिक एनर्जी बी पर, इसको ऊपर लिख दिया है जो रफ किया। तब बिंदु बी पर पोटेंशियल एनर्जी ए आई थी mgh माइनस mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी mgx। माइनस और प्लस कैंसिल। तब बी पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी आती है? mgh। क्लियर है? और ए पर भी कितनी आई थी मैकेनिकल एनर्जी? mgh आई थी। ए पर भी mgh थी। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ए पर काइनेटिक एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी mgh। बी पर कितनी आई है? mgh। अब किस पर फाइंड आउट करना है? बिंदु सी पर, जिसको आप समझ लें बिंदु सी पर। इसको रफ करते हैं, फिर बिंदु सी पर मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। बिंदु सी पर
मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू C पर काइनेटिक एनर्जी प्लस C पर पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं C पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो C पर काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है ये फिर से आएगा हाफ mv² और बिंदु C पर वेग का मान vc² होता है। तब vc² इक्वल टू पुनः गति के तृतीय नियम से u² प्लस 2gh। और अब यहाँ पर वस्तु कुल कितनी दूरी तय कर चुकी है बिंदु C तक, एक गिरती हुई वस्तु है, ये आपको ध्यान रखना है। तो A से लेके C बिंदु तक आने में वस्तु h दूरी तय कर चुकी है या h ऊंचाई गिर चुकी है। तब h की जगह पर h ही आएगा। vc² प्रारंभिक वेग 0 था प्लस 2gh, तब bc इक्वल टू 2gh रहेगा। अब C पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, इस bc² में इसका मान रख दें। C पर काइनेटिक एनर्जी इसमें इसका मान रख दें इक्वल टू 1/2 m vc 2gh, 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू आता है mgh। पॉइंट क्लियर हो जाता है। C पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी mgh। और अब C पर पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। C पर पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या होता है mgh, और इसमें बिंदु C की ऊंचाई, बिंदु C चूंकि पृथ्वी तल पर ही है और पृथ्वी तल से ऊंचाई h इक्वल टू 0 ही रहेगी। क्लियर हो जाता है क्योंकि बिंदु C पृथ्वी तल पर है, यहाँ पर h इक्वल टू 0। तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इसकी 0 m इंटू g इंटू 0 इक्वल टू 0। तब इसकी C पर मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू C पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये लिखी हुई है mgh प्लस 0। तब C पर मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू mgh। पॉइंट क्लियर हो जाता है। अर्थात A पर वस्तु की वो मैकेनिकल एनर्जी mgh, B पर भी mgh और C पर भी mgh आती है, जिससे क्लियर है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम सत्य है और किसी गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। आपको यांत्रिक ऊर्जा का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे रिवाइज करा देते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा 0 रहेगी, निम्नतम बिंदु पर जो कि पृथ्वी तल पर है स्थितिज ऊर्जा 0 रहेगी। और जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से h मीन्स कुछ ऊंचाई पर है, ऊपर से गिरते समय कुछ ऊंचाई पर है, तब इसमें या जब कोई वस्तु गिर रही है किसी बिंदु पर गिरती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं, जिसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसमें पहले वेग का मान निकालना है और वस्तु के वेग का मान गति के तृतीय नियम के अनुसार निकलता है v² इक्वल टू u² प्लस 2gh से। यहाँ पर h क्या है, वस्तु द्वारा गिरते समय चली गई दूरी। जैसे बिंदु B पर वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, कितनी दूरी गिरी है x, तब हमने इस पे h की जगह पे क्या रखा था, B बिंदु का वेग निकालते समय x रखा था।
और यहाँ पे सी बिंदु पर वस्तु कितनी दूरी गिर चुकी है, तो पूरी h दूरी वस्तु गिर चुकी थी, तो हमने यहाँ पर h की जगह पर h लिखा था यहाँ पे सी पर वेग निकालते समय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है और आपके जो कई क्वेश्चन हैं जो इसी के साथ क्लियर हो जाते हैं। एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन बेस्ड स्टडी उतना रिलायबल नहीं होती है, आप उसके ऊपर विश्वास कर पाएँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के लिए लाइक करें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें जिससे आपकी साइंस की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए, आप तोता रटंत से बचे रहें। वरना वही होता रहेगा, देख तोता पानी पी, देख तोता पानी पी और तोता पिंजरे के अंदर प्यासा चला जाता है। थैंक यू।